पर उसका कोरोनाइजेशन कर दो, राज्याभिषेक कर दो। ठीक है, तो पहला राज्याभिषेक इसका कहां पर होगा? 1351 में ठट्टा में। ठीक है, हालांकि इसके बाद वो दिल्ली आएंगे और दिल्ली के दरबार में विधिवत तरीके से उनका फिर से राज्याभिषेक होगा। क्लियर? तो पहले तो राज्याभिषेक ठट्टा में होगा, 1351 में पूछा जाता है, याद रखना है। ठीक है, दूसरा राज्याभिषेक कहाँ होगा? दिल्ली के दरबार में। ठीक, पर ये बहुत सौभाग्यशाली नहीं था राज्याभिषेक के मामले में। ठीक है, जिस समय इसके सिर पर ताज चढ़ाया गया या फिर जिस समय इसको राजा बनाया गया, तो अनेक समस्याओं से पूरा सल्तनत, दिल्ली सल्तनत क्या हो रहा था? जूझ रहा था। ठीक है, और ये समस्याएं किनके द्वारा दी गई थी? मोहम्मद बिन तुगलक की ही देन थी। ठीक है, कौन कौन सी समस्याएं थी? कौन कौन सी समस्याओं को मोहम्मद बिन तुगलक ने जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त किया था? सब एक नंबर, बहुत अच्छी बात। सबसे पहला क्या था? उनका ट्रेजरी एम्प्टी हो गया था। रीजन क्या था? कि उन्होंने एक ऐसी योजना चलाई थी कि हम क्या करेंगे? सिंबॉलिक कॉइन्स चलाएंगे। सिंबॉलिक करेंसी की बात की थी उन्होंने, एक सांकेतिक मुद्रा की बात की थी। मतलब रहेगा वो तांबे का या पीतल का, लेकिन उसकी वैल्यू उन्होंने आंक ली थी चांदी के बराबर। जैसे आज का करेंसी सिस्टम चलता है, 2000 का नोट, वास्तव में 2000 के नोट का वैल्यू कितना होगा? 5 से 10 रुपए, लेकिन वो जब हमारे हाथ में आता है तो हमको कैसा लगता है? 2000 मिला, ऐसा तो नहीं कहते 10 रुपए मूल्य का एक टुकड़ा मिला। ठीक है, तो ये सिंबॉलिक करेंसी सिस्टम आज भी चल रहा है। इसको उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था इंडिया में, हालांकि इसके बाहर चाइना में ये चीजें चल रही थी। ठीक है, तो भारत में सिंबॉलिक करेंसी आया, कितनी अच्छी योजना थी बताइए, है ना? मतलब हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा होने वाला था। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उनकी किस्मत कैसी थी। ठीक है, तो उन्होंने सिस्टमेटिक नहीं कर पाया और हर घर में, हर तीसरे चौथे घर में टकसाल खुल गया, लोग जाली सिक्के छापने लगे। अब ये जो भी टैक्स लगाता था, जो भी कर लगाता था लोगों के ऊपर, वो लोग कर पटाते थे किस सिक्के से? पड़ोसी के दुकान में छपे हुए सिक्के थे। ठीक है, क्योंकि इनके वाले सिक्के को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता? वचन देना पड़ता। ठीक है, तो अब उस सिक्के से टैक्स पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब वो टैक्स पे कर ही नहीं रहे हैं, बल्कि ऊपर से गवर्नमेंट के कॉइन्स को क्या कर रहे हैं? ब्लैक मनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक समानांतर सरकार या समानांतर अर्थव्यवस्था, पैरेलल इकोनॉमी चलने लग गया था। ठीक है, मतलब एक तरफ सरकार का खजाना खाली हो रहा था, दूसरी तरफ उनकी प्रजा अमीर होते जा रही थी। आज हम पढ़ेंगे फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में कि पहला राजा होगा फिरोज शाह तुगलक, जिसने अपने राज्य के आय की गणना करवाई थी, वार्षिक गणना। और जब वार्षिक गणना करवाया तो समझ में आया कि फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में उनकी वार्षिक आमदनी थी 6 करोड़ 25 लाख रुपए। कितनी थी? ठीक है, लगभग। जबकि उसी का एक सिपाही था, उसका अंगरक्षक या उसकी सेना में कोई अर्दली था, कोई व्यक्ति था, उसकी कुल संपत्ति थी 13 करोड़ और कुछ रुपए। तो इससे क्या समझ में आता है? ठीक है, कि पैरेलल इकोनॉमी चल रहा था। जितना राजा कुल मिलाकर मेहनत करके कमा रहा था, उतना पैसा लोग केवल टैक्स सेविंग करके कमा रहे थे ना। तो इससे क्या हुआ कि एक तो खजाना खाली हो गया, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब क्षेत्र को पहचाना था और वहां पर कर वृद्धि की थी। ठीक है, याद आया? कर बढ़ाया गया था। किस्मत अच्छा था कि उसी साल सूखा पड़ गया और लोगों को अनाज की पैदावार नहीं हुई, इसलिए क्या किए? कर नहीं पटाए। तो उन्होंने फिर से प्लान किया कि अरे कर पटाने के लिए पैसा नहीं है तो एक काम करो, मुझसे आप क्या ले लो? उधार ले लो, ऋण ले लो। और ऋण दिया, एक ऋण था एक प्रकार का जिसको कहा गया तकावी। ठीक है, किसान ऋण था, क्या कहलाता था? तकावी कहलाता था। ठीक है, तो किसानों को उन्होंने कहा कि आप हमसे ऋण ले लो, और एक अलग डिपार्टमेंट खोला था, जिस डिपार्टमेंट का नाम था अमीरे कोही। क्या नाम था? अमीरे कोही, अर्थात कृषि विभाग। और कृषि विभाग को उन्होंने लोन पर चढ़ा दिया था, अर्थात दोनों हाथों से उन्होंने ऋण बांटा हुआ था। ठीक, अब ये ऋण के वसूली के लिए उन्होंने अपने सेना को कैसा अधिकार दे दिया
बाहुबली जैसा सॉरी भल्लाल देव जैसा अधिकार दे दिया कि कैसे भी करके आपको वसूल के लाना है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या, एक तो प्रॉब्लम ये था खजाना खाली हो गया था, दूसरा ऋण वसूली के चलते किसान कैसे हो गए थे, किसान गुड मॉर्निंग विरुद्ध हो गए। एक तो कर नहीं चुका पाए और कर वसूली पर जब इन्होंने शक्ति प्रयोग किया, बल का प्रयोग किया, तो किसानों में कैसी स्थिति आ गई, असंतोष की स्थिति आ गई, किसान विद्रोह पर उतर आए थे। ठीक है, तो दूसरी परिस्थिति भी फिरोज शाह तुगलक के फेवर में नहीं जा रहा है। तीसरा कंडीशन उलेमा वर्ग। उलेमा वर्ग को इसके पहले के राजा ने अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, हस्तक्षेप से मना कर दिया था। ठीक है, बहुत कुछ इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के नियमों को अपनाया कि शासन मैं अपने हिसाब से करूंगा, उलेमा वर्ग इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा। हालांकि बाद में उसने ऐसा करने की योजना बनाई थी और उलेमाओं का हस्तक्षेप धीरे धीरे आ गया था, लेकिन फिर भी ये वर्ग उनके विरुद्ध था, विपरीत था। ठीक है, और यही कारण है कि आओ देखा न ताओ, जैसे उनकी मृत्यु हुई तो तुरंत ठट्टा में ही मुकुट पहना दिए, जैसे लग रहा था कि उस मुकुट उतार के पहनाने के लिए आतुर थे और उनके पीछे थे। ठीक है, तो ये भी असंतुष्ट। और एक रीजन क्या दिखता है, इनका जो साम्राज्य इसके पहले विस्तारित था, काफी बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य था इनका। ठीक है, जैसे ओके इनका साम्राज्य जो था हमने नक्शे में समझा हुआ था कि लगभग पूरे भारत में था, केवल 2 जगहों को छोड़कर, 3-4 जगहों को छोड़कर। एक तो सदर्न एरिया, ठीक है, ये वाला भाग छूटा हुआ था। हाँ हाँ आ जाएगा। ठीक है, एक ये गुजरात वाला क्षेत्र छूटा हुआ था, दूसरा जाजनगर वाला एरिया छूटा था और तीसरा नागरकोट वाला एरिया छूटा था। कुछ चीजें ना भाग्यांश हैबिचुअल होती है, मुझे आधा भारत बनाने में नीचे का अच्छा लगता है। ठीक है, तो ठीक है, ये जगह है तो उनके मोहम्मद बिन तुगलक से छूटी हुई थी, इतने क्षेत्रों पर उन्होंने विजय हासिल नहीं की थी, लेकिन इसके बाद का जो जितना एरिया दिख रहा है इन सभी क्षेत्रों पर उनका अधिकार था। पर जैसे ही उनकी मृत्यु होती है और उनके इन बड़े सनक भरी योजनाओं के कारण एक एक करके चीजें छूटती चली गई, क्योंकि इनकी योजना एक तो ये भी थी कि वो दिल्ली से अपनी राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर रहे थे, देवगिरी। तो जब वो देवगिरी आए तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र फ्री होते चले गए। ठीक है, ये रिटर्न 5-7 साल बाद दिल्ली जाएंगे तो मौका इधर मिलेगा तो बहमनी राज्य की स्थापना हो जाएगी, अर्थात दक्षिण भारत में मुस्लिम राज्यों की स्थापना शुरू हो जाएगी। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि साम्राज्य के विघटन का दौर शुरू हो गया था, डिसोलेशन ऑफ एम्पायर ये भी शुरू हो गया था। तो ये भी एक बड़ी समस्या थी कि अब उनका राज्य क्या हो रहा था, धीरे धीरे संकुचित होते जा रहा था। और क्या समस्या थी, एक और बड़ी समस्या थी तुर्क सरदारों का असंतोष। इसके पहले तुर्क सरदारों की स्थिति काफी अच्छी देखी गई है। ठीक है, अब ऐसी यहाँ पर मोहम्मद बिन तुगलक ने क्योंकि अनेक क्षेत्रों पर सीधे प्रशासन स्थापित किया और योग्यता को आधार बना लिया, न कि सरदारों को। पहले सरदार है, अगर आप तुर्की हैं और अमीर हैं तो आपको सीधे सीधे पद दिया जा रहा था, लेकिन अब इन्होंने क्या बना दिया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने योग्यता को आधार बनाकर निम्न से निम्न वर्ग के लोगों को भी अच्छे पदों पर स्थापित करना शुरू कर दिया। तो तुर्क सरदार कैसे हो जाएंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर संपूर्ण दिल्ली सल्तनत असंतोष के माहौल से या काफी नेगेटिविटी के दौर से गुजर रहा था। ऐसी स्थिति में फिरोज शाह तुगलक राजा बनेगा 1751 में। कब, 1351 में। ठीक है, ओके। सरकारी नौकरी मिल गई तो आदेश करेंगे। नहीं मैं समझ रहा हूँ। ठीक है,
तो अब इनके हाथ में था इस सारी व्यवस्थाओं को सुधारना। ठीक है, पहले तो प्रयास करेंगे युद्ध के माध्यम से जितने लोग इनके विपरीत हो चुके हैं उनको सामने लाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या जो लोग स्वतंत्र हो गए हैं उनको वापस जीतकर दिल्ली सल्तनत में मिलाने का प्रयास करेंगे। पर शुरुआती दिनों में इनको सफलता नहीं मिलेगी। पहला अभियान ये छेड़ेंगे सिंध के खिलाफ और बंगाल के खिलाफ। सिंध में भी असफलता मिलेगी। सिंध में इन्होंने 2 बार आक्रमण किया, एक बार 1353 में और दूसरी बार 1362 में। दोनों ही बार 1362 में तो लटपट बच के आए, 1353 में तो ऐसी स्थिति थी कि चलो इसको बाद में देख लेंगे, अभी बंगाल ज्यादा जरूरी है, तो छोड़ छाड़ के आ गए। ठीक है, लेकिन 1362 की स्थिति तो ऐसी थी कि इनकी पूरी सेना सिंध के रेगिस्तान में 6 महीने तक फंस गई थी। ठीक है, जब वो जामबाबियों के विरुद्ध अभियान छेड़े थे उस क्षेत्र में, अर्थात सिंध क्षेत्र में उन दिनों जामबाबी करके एक मुस्लिम जनजाति हुआ करती थी, उनका शासन या वो लोग रहा करते थे। तो जब इनका आक्रमण हुआ तो जामबाबी कबीले ने इनको घेर लिया। तो एक तरफ रेगिस्तान, दूसरा गर्मी का मौसम, तीसरा जामबाबियों के हाथ में हथियार और इनके रसद आपूर्ति में कमी। ठीक है, इन सभी कारणों से ये धीरे धीरे थकने लगे और उसके बाद अगले 6 महीने तक इनको सफलता नहीं मिली, वही फंसे रहे भूखे प्यासे। ले दे के वापस लौटे, बोले भैया सिंध नहीं जीतना है। क्या नहीं करना है? सिंध नहीं जीतना है। सिंध को दोनों बार छोड़ दिए। बंगाल पर आक्रमण करेंगे, बंगाल में आक्रमण करेंगे। उस समय शमसुद्दीन अलियास वहां पर शासक होगा। कहां पर? बंगाल में। बंगाल में कौन होगा राजा? शमसुद्दीन अलियास। कौन सा लाइट? ये वाला? ये वाला? ये भी बंद हो जाएगा, फिर मैं अपेक्षाकृत और अधिक काला दिखूंगा। कल रात 11 बजे तक खाली लाइट में ही तो काम किए हम लोग कि कैसे भी करके मुझे सर गोरा दिखा दो। इतने प्रयासों को आप लोग नहीं करूंगा। हाँ, इन दोनों को मैं बंद करवा सकता हूँ, इन दोनों को बंद करवाऊंगा। सीधे आ रहा है तो वो बंद होगा ना, तो ये भी बंद हो जाएगा। ठीक, सुस्मिता थोड़ा हेल्प करेंगे? वो उधर से तीसरा नीचे वाली लाइन में। हाँ ठीक, अब राहत है? ठीक है, चलिए। बंगाल क्षेत्र में कौन था राजा? शमसुद्दीन ठीक है, आक्रमण करेगा 1353 में। ठीक है, लेकिन शमसुद्दीन अलियास उस समय क्या करेगा? अपने राजधानी को बदलकर या फिर खुद अपने राज्य को छोड़कर एक किले में शरण ले लेगा। ठीक है, और उस किले को जीत पाने में अंततः अथक प्रयास के बाद फिरोज शाह तुगलक को क्या मिलेगी? असफलता, फाइनली असफल। ठीक है, तो 1355 में वापस आ जाएंगे इस अभियान को छोड़कर। ठीक है, तो कुल मिलाकर फिरोज शाह तुगलक का इंटेंशन, इंटरेस्ट कहो या जो भी कहो, युद्ध जीतने में नहीं है, या हो सकता है वो पूरा अपना एफर्ट उसमें नहीं लगा पा रहे, इसलिए शायद शुरुआती दिनों में असफलता मिली हो। पर ऐसा नहीं है कि शुरू में ये असफल हुए तो बाद में नहीं हुए। ये 1353 नहीं, ये था 62। ठीक है, तेरह सौ 62 में घटना घटी थी। इसके पहले मतलब जैसे ही सिंध का पहला आक्रमण और बंगाल के आक्रमण से वापस लौटेंगे, तब जाकर ये सीधे आक्रमण शुरू करेंगे। कब?
दक्षिण भारत की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहला आक्रमण होगा इनका 1361 में, 1361 में। ये जो येलो एरिया दिख रहा है ना, महानदी का क्षेत्र, इसको कहा जाता था जाजनगर। ठीक है, जाजनगर में राजा थे भानु देव तृतीय। तो इन्होंने पहली बार समझो कि 1361 ईस्वी में किसके ऊपर आक्रमण किया? उड़ीसा के राजा, उड़ीसा उस समय जाजनगर कहलाता था, तो उड़ीसा के राजा के ऊपर अटैक किया। न केवल उनको हराया बल्कि जगन्नाथ मंदिर को लूटा भी, तोड़फोड़ भी मचाई और उसके अंदर रखी गई मूर्ति को समंदर में फेंक भी दिया। ठीक है, ये कहानी सब लोग जानते हैं, जितने लोग जगन्नाथपुरी जाके देखे हैं वो भी जान रहे हैं। वहां पर इनका नाम सामने आता ही है कि फिरोज शाह तुगलक के आक्रमण का शिकार हुआ था। ठीक है, तो जाजनगर में इनको सफलता मिली, वहां से धन लूटा, वहां के मंदिर को तोड़ा और मूर्ति को समुद्र में फेंक दिया। इसके बाद फिर दूसरा आक्रमण ये करेंगे इस क्षेत्र में, जिसको कहा जाएगा नागरकोट। नागरकोट में भी इन्होंने आक्रमण किया था कुछ बातों से चिढ़कर। वास्तव में फिरोज शाह तुगलक को हम देखते हैं औरंगजेब और उसके ठीक पहले सिकंदर लोदी। ठीक है, ये दोनों ही कैसे थे? बहुत ज्यादा धर्मांध थे, अर्थात कट्टर सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। ये अपने धर्म के लिए जान छिड़कते थे। हिंदू धर्म को उन्होंने स्पष्ट तौर पे काफिर कगार दे दिया था और उनका जितना नुकसान कर लो, जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनके ऊपर आप जितना अत्याचार करोगे अल्लाह उतनी ही रहमत बरतेगा। ठीक है, ऐसा इनका सोच था। ठीक है, तो इसीलिए इस क्षेत्र में ज्वाला देवी का मंदिर है। कौन सी देवी का? ज्वाला देवी का मंदिर। ठीक है, ज्वाला देवी का मंदिर उस समय काफी ज्यादा चर्चा में था, अभी भी है, उतनी ही चर्चा में है, लेकिन उस समय इस क्षेत्र के राजपूतों के लिए बहुत ही पूज्य देवी हुआ करती थी और उसकी महिमा भी ऐसी बताई गई थी जिससे ये फिरोज शाह तुगलक जो है काफी दुष्प्रभावित हुआ था। ठीक है, उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने की योजना बनाई और सीधे आक्रमण कर दिया। नागरकोट पर आक्रमण का उद्देश्य यही था, ज्वाला देवी के मंदिर पर तोड़फोड़ मचाना। कहा जाता है कि इन्होंने उस मंदिर पर काफी तोड़फोड़ मचाई। इसके अलावा मंदिर प्रांगण में स्थित जो पुस्तकालय था, लाइब्रेरी था, वहां बहुत एंशिएंट बुक्स थे। मैंने कहा था ना कि इनकी करनी का फल इनको मिल रहा है। किताबों को जला देना इसका कोई हल नहीं है, क्योंकि वो किताबें ऐसी किसी ऑथर की लिखी हुई कॉमिक्स बुक नहीं थी। ठीक है, वो बहुत ज्यादा शोध पर आधारित ग्रंथ हुआ करते थे। प्राचीन काल में हमारे विज्ञान, खगोल शास्त्र, चिकित्सा, स्थापत्य सभी क्षेत्रों में जो शोध किए गए थे उन सभी का पांडुलिपि ही था उन ग्रंथों में। सभी ग्रंथों को लगभग 1300 बुक्स, ठीक है, 1300 किताबों को वो वहां से लूट कर ले आया और नष्ट करवा दिया। वहां से कुछ एक दो किताबों को उन्होंने चुनकर उसका फिर अपनी भाषा में अनुवाद करवाया, जिसको दयाले कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दयाले फिरोज शाही। ठीक है, जो एक आयुर्वेद पर आधारित ग्रंथ है। ठीक है, तो 2-3 किताबों का ट्रांसलेशन कराया, लेकिन बाकी सारी किताबों को नष्ट करवा दिया। कितनी अपूरणीय क्षति थी हमारी। ठीक है, 1300 ऐसी किताबें जो उस समय तक प्राचीन भारत के इतिहास को बता सकती थी, वो हमारे इतिहास को जानने की दिशा में कदम बढ़ाने के पहले ही नष्ट कर दी गई। ठीक है, और इसीलिए हम केवल उन इतिहास पर डिपेंड है जिस किताब को अलेक्जेंडर कनिंघम, लॉर्ड मैकाले और दूसरे ब्रिटिश शासकों ने साम्राज्य विस्तारवादी इच्छा के साथ लिखी है। ठीक है, जो मैं आप लोगों को हैंड ओवर कर रहा हूँ। ठीक, तो इन दोनों लड़ाइयों के अलावा इन्होंने कोई भी महत्वपूर्ण विजय अभियान नहीं चलाया या किसी और अभियान में इनको सफलता नहीं मिली। काफी सेटिस्फाइड थे। इन्हीं के शासनकाल में बहमनी राज्य भी अलग हो गया, ना तो इन्होंने इसको वापस छुड़ाने का